गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि भारत और यूएसए के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। अब दोनों देशों के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना हर एक तरह के डोमेन में, चाहे आपका लैंड हो, सी हो, एयर हो, स्पेस हो, साइबर स्पेस हो, हर एक सेक्टर में, मतलब आपका डिफेंस डोमेन में यहाँ पे आपकी कॉपरेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी। एंड हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि भारत यूएस की जो पार्टनरशिप होगी, इसका मेजर फोकस रहेगा ओपन रूल बाउंड इंडो पैसिफिक रीजन। तो कहीं ना कहीं जो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे चाइना को भी काउंटर करेंगे इससे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूएस ने भी ये बोला है कि भारत जो है, इट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी पार्टनर्स ऑफ यूएसए। प्लस एट द सेम टाइम 2016 में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का भी यहाँ पे दर्जा मिला था। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स में इंगेजमेंट यहाँ पे हमारी बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। ऑलरेडी क्वाड के हम मेंबर्स हैं ही हैं। प्लस इसके अलावा हमने एक कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव भी यहाँ पे स्टार्ट किया था, दैट इज कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ताकि अलग अलग डिफेंस कॉपरेशन के एरियाज में हम यहाँ पे साथ मिलकर काम कर पाए। तो डेफिनेटली थोड़े से इश्यूज जरूर हैं ट्रेड के अंदर, पर अगर हम बात करें डिफेंस रिश्तों की, उसमें यहाँ पे हमारे दोनों देशों के बीच में हमें बढ़ोतरी ही यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, डेट है आज की 1 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है 8th सेंट्रल पे कमीशन के बारे में, 8th सीपीसी। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करना, देखो होता पता क्या है कि समय समय के ऊपर ज़रूरत होती है कि जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे स्केल उनको देते हैं, उनको अलाउंसेस मिलती हैं, पेंशन हो गया या बाकी और तरह की सर्विस कंडीशन होती हैं, उनमें चेंजेस लाए जाएं। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमारे जो भी पेंशनर्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज भी डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। यस, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे हम पे कमीशन लाते हैं। नॉर्मली पता क्या होता है, हर 10 साल के बाद, मोटा मोटा मतलब अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, ऐसे फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 साल ऊपर नीचे होते हैं, पर नॉर्मली 10 साल के बाद इस तरह से आपको पे कमीशन देखने को मिलते हैं। जैसे पास्ट में टोटल 7 पे कमीशन हो चुके हैं, अब 8वें पे कमीशन की यहाँ पे बात चल रही है। और इनका जो चेंजेस होंगे ना, जो भी यहाँ पे 8वां पे कमीशन रिकमेंड करेगा, उससे कहीं ना कहीं आपके 50 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो, और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स होंगे, उनको इम्पैक्ट आएगा। अब सवाल आता है, क्या ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होता है? देखो, आंसर इज यस। है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए है, पर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह से अपने जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगी, उनकी सैलरीज भी इस तरह से यहाँ पे बढ़ाती है। ठीक है, तो जो भी पे स्केल होगा, अलाउंसेस होगा, उसमें यहाँ पे चेंजेस इस तरह से इनके रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे किए जाते हैं। अब दोस्तों, बात रही इस बार के पे कमीशन की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इनको यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस इनके अप्रूव किए गए हैं। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ना होगा पता क्या, 3 मेंबर की बेसिकली एक कमेटी है, जिसमें आप नोटिस कर पाओगे चेयरपर्सन होंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, उसके अलावा एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। अब इनको 18 महीने का समय दिया हुआ है कि 18 महीने के अंदर आपको यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन देनी है। बेसिकली अब 2025 के एंड में ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो रफली आप कह सकते हो कि 2027 के स्टार्टिंग के आसपास यहाँ पे इनके रिपोर्ट आ जाएगी, मतलब मिड 2027 तक। और सरकार 2027 के एंड में जाके कहीं ना कहीं इनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगी। पर ध्यान रखिएगा कि ये जो रिकमेंडेशन करेंगी ना, वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगेंगी। कहने का मतलब कि मान लो जाके सरकार ने 2027 के एंड में जाके इसको अप्रूवल दिया, पर जो स्टार्टिंग डेट होगी ना एक्स्ट्रा इनकम की, वो 1 जनवरी 2026 ही होगी। यानी कि मान लो आपने 2026 और 2027 2 साल काम किया, और मतलब इस टाइम पे काम किया है आपने, और 2027 के एंड में सरकार बोल रही है कि हाँ, 8th पे कमीशन को हम लागू कर रहे हैं, तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जनवरी 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। इन 2 सालों की एक्स्ट्रा इनकम जो आपके लिए बनेगी, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब सवाल आता है कि सर इनको क्या बोला क्या गया है? देखो, इनको कुछ बातें बोली गई हैं। एक तो है कि भाई, जब आप अपनी रिकमेंडेशंस देंगे ना, तो उसमें ध्यान ये रखना कि
हमारे जो एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर्स की सैलरीज और उनको जो पैसा मिल रहा है वो तो बढ़े, बट कहीं ना कहीं साथ में आपको फिस्कल प्रूडेंस का भी ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा ना हो जाए कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ जाए, क्योंकि बोझ तो आएगा पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस बना के चलना है। इंश्योर करना है कि सरकार के पास इतना पैसा रहे कि और बाकी चीजों के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर वो खर्च कर पाए। साथ ही साथ एक पेंशन ऐसी होती है जिसमें नॉन कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि मान लो जो एम्प्लॉय है उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, जैसे अगर हम बात करते थे ना पुरानी पेंशन स्कीम की, वहां पर कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो जो पर्सन जो है वो पेंशन में जो कंट्रीब्यूट नहीं करते, उसका कितना खर्चा सरकार के ऊपर आता है उसको भी आप रिव्यू करें, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशंस दें। उसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा, उनके फाइनेंसिस के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे वर्किंग कंडीशन देखिए सेंट्रल पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसे हैं और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत, या सेंट्रल पीएसयू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोनों को आप बैलेंस करके चलो। तो इतना देखो कि सरकार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ पे फायदा मिले, ये भी ध्यान रखना है। एंड एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी एक तरह से सामंजस्य यहाँ पे बिठाने की यहाँ पे कोशिश करनी है, ऐसा यहाँ पे इनको बोला गया है। अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसमें ना एक टर्म आपको पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। अब सवाल आता है ये क्या होता है। देखो मैंने जैसा आपको बताया ना कि आपकी सैलरी कितने परसेंटेज बढ़ेगी, वो दरअसल में फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिसाइड होता है। जो भी आपकी बेसिक पे होती है ना उसके रिगार्डिंग एक फिटमेंट फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लो इस बार जैसे बोला जा रहा है कि हो सकता है फिटमेंट फैक्टर, कोई कह रहे हैं कि 1.92 होगा, कोई कह रहे हैं कि इसका जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.57 तक हो सकता है। इस तरह से अलग अलग चीजें यहाँ पे बोली जा रही है, कुछ 3 का फिटमेंट फैक्टर भी बोल रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कितना यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर होगा, बेसिक पे को उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। मान लो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ ना, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 7th पे कमीशन की जो आपका मतलब जो बेसिक पे थी उसमें 2.57 की बढ़ोतरी होगी। तो इसका मीनिंग यही है कि लोगों की जो इनकम्स हैं वो यहाँ पे बढ़ने वाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और आपके पेंशनर्स की। अगर मान लो इसमें 2 साल लग भी जाएं तो भी घबराने वाली बात नहीं है, वो 1 जनवरी 2026 से ही आपको एप्लीकेबल होगा। तो एक्स्ट्रा जो पैसा बनेगा 2026-27 के लिए वो बाद में यहाँ पे हमारे जो एम्प्लॉयज होंगे वो उनको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से ये कमेटी है। बाकी ध्यान में रखिएगा ये एक अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर्टिकुलर कमीशन को सेटअप किया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर द एग्जेक्टिव पावर, और इनकी रिकमेंडेशन 1 जनवरी 2026 से यहाँ पे लागू हो जाएंगी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली हर 10 साल के ऊपर इस तरह से इनको बनाया जाता है और ये टेम्परेरी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट। थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। देखो मेन चीज जो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझनी है ना, वो 2 शब्दों के बीच में डिफरेंस समझना है। सर कौन से 2 शब्द हैं? एक है कंजम्पशन बेस्ड एमिशन और एक है ओनरशिप बेस्ड एमिशन। अब इनको बात समझना। देखो आप इस बात को समझो, एमिशंस आप सब लोग जानते हो, बेसिकली मैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कई बार पता क्या होता है, कंजम्पशन कहां पर हुआ या कंजम्पशन किसने किया, गुड्स एंड सर्विस का जो कंजम्पशन होता है उसकी वजह से जो एमिशन हुए उनको हम बोलते हैं कंजम्पशन बेस्ड एमिशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई गाड़ी बनी जर्मनी में, ठीक है, पर वो गाड़ी चलाई गई भारत के अंदर, तो यहां पर एमिशन कहां हुए, भारत के अंदर हुए ना, तो इसको हम बोलेंगे कंजम्पशन बेस्ड एमिशन, ठीक है। बट अगर इसी को मैं यहाँ पे नोटिस करूं, अगर लेट से मैं बात करूं कि गाड़ी, या आप गाड़ी छोड़ो, आप ऐसा समझो कि एक पर्टिकुलर मैंने कोई कंपनी ओन कर रखी है, ठीक है। अब मेरी अलग अलग शिप्स हैं, मेरी अलग अलग एयरप्लेन्स हैं, राइट। अब ये एयरप्लेन या शिप्स काम तो दूसरे देशों में करते हैं पर है तो मेरे, तो ये मैं इसका ओनर हुआ। तो एमिशन ना भले ही कहीं और हो रहे हैं पर ओनर तो मैं हुआ ना, तो इनको बोलते हैं ओनरशिप बेस्ड एमिशन, अगर वो मेरे वाले खर्चे में मतलब मेरे वाले एमिशन में काउंट होंगे। बेसिकली कंजम्पशन होता है इस्तेमाल के ऊपर, ओनरशिप होती है ओन कि कौन उसका मालिक है। तो जो मालिक के ऊपर जब आपका एमिशन डाला जाता है उसको बोलते हैं ओनरशिप बेस्ड एमिशन, और जो पर्सन इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं हम कंजम्पशन बेस्ड एमिशन, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुई। पर यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इसने पता क्या बताया है कि जो दुनिया के सबसे 1% अमीर लोग हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल हैं 41% ऑफ ग्लोबल मिशन के लिए, और ये ओनरशिप बेस्ड मिशन के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया है। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं ना अमीरों की, तो अमीर डेफिनेटली ज्यादा एमिशन करते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं।
पर अगर हम इसको कंजम्पशन बेस्ड एमिशन में देखें तो 15% एमिशन के लिए वो जिम्मेदार है, कंजम्पशन बेस्ड एमिशन के लिए। पर ये जो टॉप 1% है ना, ये ओनरशिप बेस्ड एमिशन के लिए 41% जिम्मेदार है। यानी कि इन्होंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, इन्होंने ऐसी फैक्ट्रीज लगाई हैं, इन्होंने ऐसी कंपनीज बनाई हैं कि मेजर एमिशन के लिए यही कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं। तो भाई ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि अमीर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम अगर आप नोटिस कर पाओगे, पर कैपिटा जो एमिशंस होती हैं टॉप 1% की, वो बॉटम 50% के मुकाबले 75 गुना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबके ऊपर आता है, बट रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है उनके लिए, अमीर लोग। यहाँ पर इस रिपोर्ट ने यह बताया है कि क्लाइमेट में किस तरह से आपकी इनइक्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सिर्फ कंजम्पशन से ही नहीं, ओनरशिप से भी, जैसे फॉसिल फ्यूल कंपनीज, हैवी इंडस्ट्रीज, इनके मालिक जो है ना वो जिम्मेदार है यहाँ पे एमिशंस के लिए, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। अब पॉइंट आता है कि आने वाले टाइम में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि हम क्लाइमेट जस्टिस सिर्फ यहाँ पे देखें, ठीक है। हमें वेल्थ इनइक्वालिटी को साथ ही साथ आपने क्लाइमेट के साथ लिंक करके देखना होगा, एमिशंस के साथ यहाँ पे लिंक करके देखना होगा, तभी हमारे सामने एक अच्छी पिक्चर बन के आएगी। अब सवाल आता है कि आखिर इस रिपोर्ट को निकालता कौन है, तो ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को निकाला जाता है बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो कि एक अपने आप में रिसर्च फैसिलिटी है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। एंड यहाँ पर इस तरह से ग्लोबल इनइक्वालिटी के अंदर यहाँ पे रिसर्च करती है, अलग अलग स्कॉलर्स के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करके। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज रिगार्डिंग तजाकिस्तान। दोस्तों आज के समय जो तजाकिस्तान कंट्री है वो आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी। अब पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी लोकेशन बताता हूँ, फिर बताते हैं कि क्यों न्यूज़ में है। देखो जब हम बात करते हैं ना तजाकिस्तान की, तो आप देख पाओगे सेंट्रल एशिया के अंदर ये कंट्री है और ये अपने आप में लैंड लॉक्ड है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लैंड लॉक कंट्री है। अब इसकी अगर हम बात करें, सदर्न साइड में आपको यहाँ अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा, उसी तरह से नॉर्थ की साइड आपको किर्गिस्तान हो गया, आपका उज्बेकिस्तान वेस्ट के अंदर, और चाइना आपके ईस्ट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर जो एरिया है ना आपके तजाकिस्तान का, वो आपको माउंटेन रीजन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये पामिर और एले माउंटेन्स इसके बीच में लोकेटेड है, एंड इसको यहाँ पे अक्सर हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, फरगना वैली, आपको मुझे कमेंट्स में आंसर करना है, फरगना वैली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में मतलब हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। इसका आप लिंकेज हिस्ट्री के किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। जो फरगना वैली है वो एकमात्र यहाँ पे फर्टाइल रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं, जैसे आपका फेटचेंको ग्लेशियर हो गया। एंड इनफैक्ट यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 मेजर रिवर्स का सोर्स है तजाकिस्तान, ठीक है, जो हो गया अमू दरिया और सिर दरिया। बहुत बहुत फेमस आपको ये रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, कराकुल लेक हो गया, इस्कंदर कुल लेक हो गया, सारिस लूक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो समर्स होती हैं गर्म रहती हैं एंड विंटर्स ठंडी रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन भी यहाँ पे आपको इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। बट इसके साथ ही साथ आपको जो और बातें ध्यान में रखनी है वो है कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। दोस्तों अगर हम बात करें ना तो भारत की, तो भारत को आपको यहाँ पे एक एयरबेस आपको देखने को मिलता है, दैट इज आईनी एयरबेस। अब भारत ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एयरबेस से यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। बेसिकली अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे नोटिस करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको तालिबान के टाइम की याद आएगी। बेसिकली जब 1990s की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आईनी एक बेसिकली एक ओवरसीज मिलिट्री बेस था भारत का, एंड इससे बहुत ज़्यादा इंडिया को भी हेल्प मिलती थी। पर 2022 के बाद इस पर्टिकुलर चीज़ को रिन्यू नहीं किया गया, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये खत्म हो रहा है। तो भारत यहाँ से अब विदड्रॉ कर रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर एयरबेस है ना, ये यहाँ पर वखान कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा, उसके काफ़ी आपको नज़दीक आपको ये देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसकी हिस्ट्री क्या है। देखो एक्चुअली ना ये आपका पहले, जैसे आप लोग जानते होंगे कि पहले यूएसएसआर वहाँ पे था, उसका काफ़ी हद तक कंट्रोल था। तो ये दरअसल ये जो आपका आईनी एयरबेस है, जो आपका दुशानबे कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान के पास में ही है, वहीं पर आपका सोवियत एरा का ही एयरफील्ड था। सोवियत जो पहले कंट्रोल कर रहा था, काफ़ी उसने अपनी प्रेजेंस बना रखी थी, उसी की ही ये एयरफील्ड हुआ करती थी। पर जब 1991 के अंदर यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, यूएसएसआर से 15 देश हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसने इसको भी अबेंडन कर दिया। अब नोटिस करते हैं, आप नोटिस करोगे कि तालिबान का राइज हो रहा था उस टाइम के ऊपर भी, राइट। अब उस टाइम के ऊपर क्या हो रहा था कि भारत जो था ना, वो वहां पर कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहा था,
जैसे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका जो नॉर्दर्न अलायंस। नॉर्दर्न अलायंस एक तरह का एक ऐसा ग्रुप था जो तालिबान रिजीम को अपोज कर रहा था, 1996 में फॉर्म हुआ था। तालिबान जैसे जैसे कैप्चर करता जा रहा था, नॉर्दर्न अलायंस कोशिश कर रहा था उसको यहाँ पे रोकने की। अब यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके अफगानिस्तान के अंदर, दैट इज योर पंजशीर वैली। पंजशीर वैली में जो लीडर थे ना वहां पे, वो थे अहमद शाह मसूद। तो भारत इनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। तो आईनी जो था वो भारत का ही एक लॉजिस्टिक हब के तौर में यहाँ पे था। बट उसके बाद आप जानते होंगे कि तालिबान आपको देखने को मिलता है, फिर बाद में यूएस से आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट भारत ने इस तजाकिस्तान में एयरबेस को काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी किया। ठीक है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसने यहाँ पे उसकी फंडिंग से, प्लस एट द सेम टाइम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से यहाँ पर लगभग $100 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए थे। अब फाइनली यहाँ पर ये इंडिया यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए ये जो आपका आईनी एयरबेस है ये आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, दैट इज योर द टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल आर्यन समिट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो, आप लोगों को पता होगा, आप लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे आर्य समाज के बारे में। तो दरअसल में आर्य समाज के कॉन्टेक्स्ट में ही ये समिट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो आर्य समाज था ना, उसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। तो दरअसल में आर्य समाज के यहाँ पे 150 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसी वजह से यहाँ पे समिट आपको देखने को मिला। कल हुआ था ये समिट, मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर समिट के अंदर। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना करी गई थी। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो विचार था वो था वेदास के अंदर। ही बिलीव्ड इन द इनफेलिएबल अथॉरिटीज ऑफ द वेदास। तो उन्होंने इनफैक्ट अगर हम बात करें, उन्होंने बात भी करी थी गो बैक टू वेदास। जो ट्रू हिंदुज्म है ना, वो आपको वेदास में देखने को मिलता है, जो रैशनैलिटी की बात करता है, जो बात करता है सोशल जस्टिस की, जो बात करता है इक्वालिटी की। एंड यही सारी जो टीचिंग्स थी, यही सारी जो वैल्यूज थी, वो आर्य समाज के माध्यम से आगे प्रोपोगेट करी गई, जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, सुपरस्टिशन को, आइडल वर्शिप को यहाँ पे इनको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि वैदिक टीचिंग्स के अंदर इसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। बाकी इनकी जो टीचिंग्स थी उनको डीएवी, जो आपके कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस, उनके माध्यम से यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया गया। प्लस साथ ही साथ मोनोथिज्म के ऊपर, वन गॉड, मोरालिटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, उन सब बातों के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया आर्य समाज के अंदर। एंड साथ ही साथ इनका जो फोकस था वो सेवा और सत्य के ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो ये दयानंद सरस्वती जी का ही विजन था। तो उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में 150 साल कंप्लीट, सॉरी आपका, हाँ 200 साल मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के, क्योंकि अगर हम बात करें ना, दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म था वो 1824 में हुआ था। तो 200 साल उनके कंप्लीट हुए हैं। एंड प्लस एट द सेम टाइम आर्य समाज को एस्टेब्लिश किए हुए 150 साल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। उसीलिए यहाँ पे समिट था, कल हुआ था ये रोहिणी, न्यू दिल्ली के अंदर 31 अक्टूबर को। एंड यहाँ पर मोदी जी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। एंड इन्होंने बताया भी कि किस तरह से आर्य समाज की टीचिंग्स की कितनी ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा जो विकसित भारत का मिशन है उसके अंदर भी आर्य समाज की टीचिंग्स, यूथ का पार्टिसिपेशन, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो ये कुछ बातें थी इंटरनेशनल आर्यन समिट के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग UNEP अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब देखो, अगर आप लोग प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली सुनते हो ना, तो मैंने पिछले दिनों के अंदर आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। किसके बीच में डिफरेंस? एक होता है आपका मिटिगेशन और दूसरा वर्ड था आपका अडेप्टेशन। याद है आपको? मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करते हो उसको हम बोलते हैं मिटिगेशन। ठीक है, कि आपने मिटिगेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चले गए, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करने लग गए, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कर लिया, ये सब मिटिगेशन के अंदर आएगा कि आपने एमिशन को कम किया है। पर अगर हम बात करते हैं ना अडेप्टेशन की, अडेप्टेशन में आपने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, जैसे आपने ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आपने यहाँ पे बना ली, आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम बना लिया, हाउसिंग को फ्लड रेजिस्टेंट बना लिया, ये सब चीजें होती हैं अडेप्टेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं आज के समय के ऊपर, क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पर यहाँ एक वर्ड आता है अडेप्टेशन गैप। इसका मतलब क्या है? देखो, ये गैप का मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, और दरअसल में कितना करना चाहिए ताकि आप क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के साथ यहाँ पे लड़ पाए। तो जो गैप होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पैसों का गैप हो सकता है, फाइनेंस गैप, प्लानिंग गैप हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन गैप हो सकता है, उसी गैप को यहाँ पे दिखाया जाता है यूनैप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन
सॉरी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो इनकी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है दैट इज जिसका टाइटल है रनिंग ऑन एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पैसों की कमी है, जिस वजह से अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करने के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो गैप है ना डेवलपिंग कंट्रीज में, वो लगभग 310 से 365 बिलियन डॉलर इनको चाहिए होंगे हर साल बाय 2035 अडेप्टेशन को अच्छे से करने के लिए। पर कहीं ना कहीं एक्चुअल ज़रूरत से 12 से 14 टाइम्स कम हमें यहाँ पे पैसा हमें देखने को मिल रहा है। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो फाइनेंस कम होने की बजाय सॉरी बढ़ने की बजाय उल्टा यहाँ पे हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सबको कॉप 26 के बारे में पता होगा। जो कॉप 26 थी ना वो 2021 में आपको ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर आपको देखने को मिली थी। उसमें यहाँ पे बोला गया था कि 2025 तक अडेप्टेशन के पैसे को हम डबल कर देंगे। वो पैसा डबल तो क्या होना उल्टा कम यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा जो भी पैसा यहाँ पे है उसका 58% कहीं ना कहीं लोन से आ रहा है। अब वो भी एक अपने आप में बड़ी दिक्कत है, आगे जाके कैसे मैनेज होगा। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। ठीक है, लिमिटेड इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ग्लोबली 1600 एक्शंस यहाँ पे लिए गए हैं, बट वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा कोई खास अच्छा नहीं देखने को मिला। 172 कंट्रीज ने अपना अपना नेशनल एक्शन प्लान अडॉप्शन प्लान तो बनाया है, पर इनमें से 36 प्लान काफ़ी पुराने आउटडेटेड यहाँ पे हो चुके हैं। तो पॉलिसी और प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। अब दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर COP 30 जब स्टार्ट होगा तो वहां पर इसके बारे में भी चर्चा होगी कि कैसे हम यहाँ पे अडेप्टेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। सर भारत कैसा काम कर रहा है? देखो भारत ने ठीक ठाक काम किया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसके अलावा हमारे स्टेट एक्शन प्लान भी चलते हैं जो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन को यहाँ पे मेन स्ट्रीम में यहाँ पे लाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। पर कुछ समस्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट वेव, फ्लड, ग्लेशियल मेल्ट्स अलग अलग एरियाज में अक्सर होते रहते हैं, तो भारत वल्नरेबल है। पर भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन हो गया, एंड इस तरह से G20 जब हुआ था भारत में 2023 में, तो भारत ने दिखाया है कि हम क्लाइमेट को लेके प्रतिबद्ध हैं। और ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये यूनेप के द्वारा यहाँ पे निकाली जाती है। ठीक है ना, तो किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह कितना गैप है, ये सारी बातों को यहाँ पे देखा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रही बात यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, इसमें एक था मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, तो यस इसके बारे में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो दोस्तों ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यहाँ नॉन स्टैट्यूटरी लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से बनी है, तो दैट इज वाई सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाकी इसके बाद बात करें पुलियनकड़ी लाइम की, तो यस यहाँ पर ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।